स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन, लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर की शुरुआत आप लोगों के शुक्रिया से करेंगे, धन्यवाद से करेंगे, और इसलिए क्योंकि आप लोगों का प्यार खबर दिन भर को लगातार मिल रहा है। आप लोगों का प्यार हमें जरूरत होती है और उस प्यार को आप लोग भरपूर दे रहे हैं खबर दिन भर को, इंडिया वॉइस को। खबर दिन भर ने बाकायदा एक स्पेशल सेगमेंट चलाया, उस सेगमेंट पे भी आपका प्यार बेनतहा मिला है। बताएंगे आगे क्या कुछ हुआ है, लेकिन शुरुआत 5 अहम खबरों से करेंगे। कौन सी 5 अहम खबरें हैं आज हम जो लेकर आए हैं इस खबर दिन भर पे, जरा आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जब बात करेंगे, बात SIR भूचाल की करेंगे। तैयार हो जाइए क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। वोटर लिस्ट से अचानक 51 लाख नाम गायब होने का खुलासा हुआ है, जिसमें 18 लाख मृत और 26 लाख बाहर, 7 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट मतदाता शामिल। लेकिन सवाल ये, क्या ये सिर्फ आंकड़े की सफाई है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई गहरा सियासी खेल? पूरा सच जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं बिहार की इस राजनीति को हिला देने वाली खबर की पूरी पड़ताल, और कैसे सियासी इस पे आरोप प्रत्यारोप हुए हैं वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र हम करेंगे विलय आखिर क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में ऐसा बदलाव हो रहा है जो बच्चों की पढ़ाई और परिवारों की उम्मीदों को हिलाकर रख सकता है। सरकार कहती है कि एक मजबूत कदम है, लेकिन सड़क पर माताएं सवाल उठा रही हैं, क्या वाकई बच्चों से उनकी पाठशाला छीन ली जा रही है? अदालत में अब इस फैसले पर बड़ी बहस शुरू हो चुकी है। पूरा सच जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बताएंगे पूरी डिटेल। प्राथमिक स्कूलों का विलय पर क्या कुछ कहते हैं लोग। तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे फर्जी राजदूत का। देश की राजधानी के पास ही एक आलीशान कोठी में छुपा था एक ऐसा राज जो आपकी सोच से कई बड़ा खतरनाक है। विदेशी झंडे, लग्जरी कारों पर डिप्लोमेटिक प्लेट्स और पीएम मोदी समेत कई नेताओं के साथ नकली तस्वीरें। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ये कोई आम मामला नहीं है, बल्कि एक बड़ा फर्जी दूतावास रैकेट है, जिसने सुरक्षा एजेंसीज को भी चौंका दिया है। आगे क्या हुआ, कौन है इस पूरे खेल के पीछे, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खुलना बाकी। बताएंगे पूरी डिटेल। इसके अलावा चौथी अहम खबर का जिक्र आस्था से खिलवाड़ का करेंगे। क्या हो जब आस्था की सबसे गहरी छवि सोशल मीडिया की चकाचौंध में अचानक विवाद का केंद्र बन जाए। एक वीडियो जिसने लाखों दिलों को छूने के बजाय आग लगा दी। एक ऐसी माफी जो सवालों के बीच कहीं खो गई है। क्या यह सिर्फ एक गलती थी या एक बड़ा संदेश? पायल मलिक, एक वीडियो वायरल होता है, उसके बाद उठे विवाद की पूरी कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक वीडियो का नहीं बल्कि हमारी और आपकी भावनाओं का है। इसके अलावा जिक्र करेंगे 5वीं अहम जानकारी का, वो है मैं भी रिपोर्टर। तो मैं भी रिपोर्टर में हमने कल आपसे पूछा था, क्या CBSE ने जो क्लासरूम, कॉरिडोर, गेट एंट्री, एग्जिट पर कैमरे लगाने के जो निर्देश दिए हैं वो सही हैं या नहीं। हमारे पास देश के कोने कोने से कई वीडियोज आए। कुछ वीडियोस वाकई काफी अच्छे थे, आप लोगों ने अपनी राय दी है, लेकिन उनमें से एक वीडियो हमने इस प्रोग्राम में दरअसल चयनित किया है, सेलेक्ट किया है। हमारी टीम ने दरअसल सेलेक्ट किया, जिसको हम अब से कुछ देर के बाद आपको दिखाएंगे। हैशटैग मैं भी रिपोर्टर के जरिए आप लोग इंडिया वॉइस के सोशल प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, फेसबुक पर जा सकते हैं इंडिया वॉइस के, ट्विटर पर जा सकते हैं और हमें टैग कर सकते हैं हैशटैग मैं भी रिपोर्टर, हैशटैग इंडिया वॉइस के जरिए। इन 5 अहम खबरों पर नजर रहेगी। जाते जाते आपको बात पते की भी बताते चलेंगे। तो सबसे पहले बात SIR विवाद की करेंगे। तस्वीरें वही हैं, चेहरे वही उम्मीदें हैं, लेकिन वो नाम जो लोकतंत्र की बुनियाद बनते हैं अब गायब होने वाले हैं। जी हां, बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ ऐसा जो राज्य की सियासत को हिलाकर रख सकता है, शायद आने वाले चुनावों की दिशा भी बदल दे। बिहार में चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पेशल इंसेंटिव अभियान यानी कि SIR के तहत एक चौंकाने वाला डेटा सामने आया। यह कोई साधारण अपडेट नहीं है, यह बिहार के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा वोटर क्लीन अप ऑपरेशन माना जा रहा है। कल्पना कीजिए, चुनाव का वक्त करीब हो, सियासी तापमान चरम पर हो, पार्टियां रणनीति में जुटी हों और तभी एक ऐसा आंकड़ा सामने आ जाए
जो पूरी चुनावी बिसात को हिला कर रख दे। जी हां, बिहार में इस वक्त ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दरअसल चुनाव आयोग की खामोशी लेकिन धारदार कार्रवाई ने सबको चौंका दिया। वोटर लिस्ट में दर्ज वो नाम जो अब ना दुनिया में हैं ना इस राज्य में, कुछ तो ऐसे भी हैं जो 2 जगहों पर लोकतंत्र को चमका रहे। अब बाहर होने वाले 51 लाख, जी हां पूरे 51 लाख मतदाता जिन्होंने अब वोट डालने का अधिकार जिन्हें नहीं रहेगा। आंकड़े कहते हैं 18 लोग अब भी इस दुनिया में नहीं है। 26 लाख लोग बिहार से बाहर दूसरी विधान सभा में जा चुके हैं। करीब 75 लाख ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा जगहों पर अपना नाम दर्ज करा रखा है। इन सबके बीच बिहार विधानसभा की गरिमा भरी दीवारों के बीच अचानक माहौल गर्म हो गया। विपक्ष के तेवर तल्ख हो गए। विपक्ष के तेवर तल्ख हो गए और सत्ता पक्ष की जुबान तलवार बन जाए। फिर गूंजे एक वाक्य, अरे तुम बच्चा ना थे बेमतलब का। जी हां, बिहार की राजनीति के 2 ध्रुव आमने सामने। एक तरफ युवा नेता तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ अनुभवी सीएम नीतीश कुमार। बीच में घमासान वोटर लिस्ट पर। मामला है एसआईआर यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का, जहां नए फॉर्म के लिए मांगे जा रहे हैं 11 दस्तावेजों ने विपक्ष को नाराज कर दिया। तेजस्वी का सीधा सवाल है, गरीब कहां से लाएंगे इतने कागज? चुनाव आयोग की नीयत पर भी सवाल उठे। कहा गया कि आधार, राशन कार्ड क्यों नहीं मान्य, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? इस बहस के बीच नीतीश कुमार ने खो दिया आपा, याद दिला दिया माता पिता की सरकार और कह दिया जब तुम्हारे पिताजी सीएम थे तुम तो तब बच्चे थे, क्या जानते हो। बहस इतनी तीखी हुई कि सदन का तापमान मानसून की बारिश में भी बढ़ गया। नीतीश ने चुनौती दे दी, हमने बिहार बदला, महिलाओं को आजादी दी, तुम तो सिर्फ बोलते हो। तो वहीं तेजस्वी बोले, वोट देने का अधिकार सबका है, मतदाता का अपमान ना हो। सवाल गंभीर है, क्या सचमुच ये प्रक्रिया एक वर्ग को निशाना बना रही है या फिर विपक्ष सिर्फ राजनीति की स्कोरिंग कर रहा है? जो भी हो, विधानसभा में आज लोकतंत्र का असली रंग दिखा। लाल गुस्से से भरा, नीला सवालों से गूंजता और पीला जब अनुभव ने युवाओं को बच्चा कहकर चुप कराना चाहा। लेकिन असली लड़ाई अभी दस्तावेजों की नहीं, भरोसे की है और जवाब वक्त देगा और शायद अगला चुनाव। 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। 2 लोग जो वहां बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये एसआईआर भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। हालांकि 28 तारीख को मामला कोर्ट में है, लेकिन आप सोचिए, जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी। आज उल्टा हो रहा है, अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं। बिहार में 1 महीने के अंदर 8 करोड़ लोग और नई वोटर लिस्ट बनना कितना मुश्किल काम है, सोचिए। इस मुश्किल काम को इसलिए कर रहे हैं, इस मुश्किल काम को या इस तरह की एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें हार का डर है। तेजस्वी, कांग्रेस और उनका अलायंस, इंडिया गठबंधन का अलायंस भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। और क्योंकि आम जनमानस बिहार का ये जानता है कि नीतीश कुमार जी अब एज ए मुख्यमंत्री रिटायर हो जाएंगे, अब अगले नहीं बन पाएंगे। ये है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को न सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना, पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद
क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सुनिए। अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। हम कहेंगे अब क्या जरूरत है, अरे अपना अरे हाउस में ये हाउस है, अब फिर जो चुनाव होगा तो सब हाउसे में जो रहेगा। सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछेगा तो जवाब कौन देगा जब सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे तो? और हम सब लोगों को लगता था कि भाई सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय को रखेगी एसआईआर को लेकर के, तो बात वहां उखड़ करके आई। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो कि हमने कहा कि सूत्रों पर ये दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं बयान देने लगते हैं। इन लोगों ने बयान दिया कि भाई बांग्लादेशी हैं, फर्जी वोटर हैं, नेपाल के हैं, म्यांमार के हैं, और जब हमने सबूत दिखाया, ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के में जो इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया है, हलफनामा जो दिया है 700 भी ज़्यादा पन्नों का, उसमें कहीं भी विदेशी नागरिकों वोटरों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। जब किया ही नहीं तो इस तरह का बयान महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की राजनीति अगर करता है तो इसका खंडन होना चाहिए। चलिए अब एक और अहम खबर की ओर रुख करते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। एक तरफ सरकार का दावा है शिक्षा को मजबूत बनाने का साहसिक कदम, दूसरी तरफ सड़कों पर उतरी माताएं, हाथों में तख्तियां, आंखों में गुस्सा और होठों पर सवाल। वाकई में बच्चों से छीन ली जा रही है उनकी पाठशाला। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्कूल विलय के उस फैसले की जो इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत और अदालत दोनों के गलियारों में चर्चा का केंद्र है। मामला अब सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ तक पहुंच चुका है, जहां सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच कानूनी बहस अपने चरम पर है। आज अदालत में सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाअधिवक्ता ने कहा है कि स्कूलों का विलय कोई जल्दबाजी नहीं बल्कि नीति के तहत लिया गया निर्णय है। इन खाली स्कूलों को बेकार नहीं छोड़ा जाएगा, इन्हें अब बाल वाटिका और आंगनवाड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सवाल तो वही है, क्या ये सिर्फ प्रशासनिक निर्णय है या फिर गरीब बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर सीधा हमला? इस सवाल को लेकर समाजवादी महिला सभा ने लखनऊ में जोरदार मार्च निकाला। प्रदेश अध्यक्ष ऋतु श्रीवास्तव ने खुलकर सरकार पर निशाना साधा। सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद करके गरीब बच्चों को पढ़ाई से दूर करना चाहती है। सड़क से कोर्ट तक और सरकार से विरोध तक, ये लड़ाई अब सिर्फ स्कूल भवनों की नहीं, शिक्षा के भविष्य की बनती जा रही है। कोर्ट ने सुनवाई कल भी जारी रखने का आदेश दिया है। देखना होगा अगली सुनवाई में कौन से नए तर्क सामने आते हैं। क्या बच्चों की किताबें फिर किसी और कमरे में जाएंगी या फिर लौटेंगी अपने पुराने स्कूल? मेरी संज्ञान में आया ये विकास खंड औरैया का एक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय भदौरा, जहाँ पे ग्रामवासी और बच्चों द्वारा एक वीडियो जो वायरल किया गया उसमें बताया जा रहा है कि
उनके विद्यालयों को पेयरिंग के लिए यमुना नदी के पार किसी विद्यालय से ले जा रहा है। इसमें हमने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच दी है। यदि कोई विद्यालय के मध्य नाला, नदी या हाईवे, रेलवे ट्रैक है या कोई नदी है तो उस पर सम्यक विचार उपरांत उस पर निर्णय लिया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा इसमें। सर किस तरह के वीडियो ये अभी पेयरिंग चल रही है विद्यालयों में, जहाँ 50 से कम बच्चे हैं वहाँ पे उस विद्यालयों को उसके नज़दीक के विद्यालय से पेयर किया जा रहा है ताकि बच्चों का सम्यक विकास हो सके। खेल कूद का जहाँ मैदान, कैंपस बड़ा है, डिजिटल लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लासेस हैं, उसका बच्चा पूरा फ़ायदा उठा सके। ये एक प्रक्रिया चल रही है, इसी से संबंधित वीडियो वायरल हुआ है। सर किस तारीख का बताया जा रहा है? ये 20 तारीख का बताया जा रहा है, 20 जून का। समाजवादी पार्टी इस फैसले के खिलाफ है, क्योंकि मर्जर और इस तरह के स्कूल बनने का मतलब है कि जो लक्ष्य रखा गया था उस समय, कई रिपोर्ट्स हैं, कई समय समय पे लोगों ने पक्ष रखा। जो मिड डे मील की स्कीम इसीलिए लागू हुई थी कि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ने आए स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में पढ़े जाकर के, घर से बहुत दूर उन्हें जाना ना पड़े। और अगर घर से दूर होगा तो सरकार के पास क्या इंतजाम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, कि बच्चे कैसे पहुंचेंगे और खासकर हमारी बेटियां कैसे पहुंचेंगी। हमारी बहनें, हमारी बेटियों के लिए वहां तक जाना, सरकार के पास क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। सरकार क्योंकि नौकरी नहीं देना चाहती है, इसीलिए स्कूलों को कम करना चाहती है। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी न देने का मतलब है आरक्षण को छीन लेना। इसलिए जानबूझ करके सरकारी जाहिर है स्कूल मर्जर को लेकर अब सियासत भी तेज है। अब बढ़ते हैं आगे, देश की राजधानी के पास का जिक्र करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के पास में एक आलीशान कोठी, चारों तरफ विदेशी झंडे, लग्जरी गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक प्लेट्स, दीवारों पर पीएम मोदी और विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों के संग तस्वीरें, और खुद को बताता था एक एम्बेसडर। लेकिन यह कोई असली दूत नहीं था, यह था फर्जी दूतावास का बादशाह। ये कोई वेब सीरीज नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया वो चौंकाने वाला रैकेट है जिसने सुरक्षा एजेंसीज तक को हैरान कर दिया। कविनगर इलाके की एक कोठी से चल रहा था फर्जी विदेश नीति का साम्राज्य। आरोपी है हर्षवर्धन जैन। नाम सुनते ही शायद कोई कारोबारी लगे, लेकिन जनाब तो खुद को बताते थे ऑनरेरी काउंसिल बैरोन, और दूतावास चलाते थे वेस्ट आर्टिका, सबरोजा, पोल्विया और लैंडोनिया जैसे काल्पनिक देशों का। जी हाँ, ये देश असली में नहीं है, लेकिन काल्पनिक जरूर। और जब नोएडा एसटीएफ की टीम 22 जुलाई की रात पहुंची दूतावास में, तो अंदर से जो निकला वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। 4 लग्जरी गाड़ियां, सभी पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स, 18 फर्जी डिप्लोमेटिक प्लेट्स, 12 जाली पासपोर्ट, 44 लाख से ज्यादा नकदी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी और दूसरे विदेशी नेताओं के साथ एडिट की गई तस्वीरें भी दिखाकर खुद को हाई प्रोफाइल बताने वाला यह शख्स लोगों को चकमा देता था और तमाम वीआईपी रुतबे का लाभ उठाता था। अब सवाल ये कि इतने बड़े स्तर पर ये सब कब से चल रहा था? क्या कोई और भी इसमें शामिल है? और क्या सिर्फ एक हर्षवर्धन ही है, या देश में कई और फर्जी राजदूत घूम रहे हैं? गाजियाबाद की ये गिरफ्तारी अब पूरे देश के लिए एक बड़ा सबक बन चुकी है कि कैसे झूठ की डिग्री लेकर भी कोई सत्ता की मिमिक्री कर सकता है। पूरे रैकेट की तह तक जाने के लिए जांच एजेंसीज अब हर पहलू की पड़ताल कर रही है। गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था, और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोरगा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है, जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का
कई गणमान्य लोगों के साथ में यूपीएसटीएफ की नोएडा यूनिट ने एक बड़ी कामयाबी करते हुए गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक फर्जी दूतावेश का भांडाफोड़ किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं KB 35 यहीं पर जो है हर्षवर्धन नाम आरोपी हर्षवर्धन नाम का व्यक्ति जो है यहाँ पर फर्जी दूतावेश चलाता था। अवैध रूप से जो है वो यहाँ पर वेस्ट आर्टिक दूतावेश चला रहा था तथा अपने आप को वेस्ट आर्टिक, सबोर्गा, पोलिविया आदि देशों का काउंसिल एम्बेसडर बताता। कई डिप्लोमेटिक नंबर की गाड़ियां जो है उसके पास से बरामद हुई है, कई लग्जरी गाड़ियां जो है पुलिस ने बरामद करी है उसके पास से। आपको बता दें कि वो लोगों को प्रभाव में डालने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के गन्ने में लोगों के साथ अपनी फोटो का भी प्रयोग करता था। इसका मुख्य जो काम था वो जो है प्राइवेट व्यक्तियों को बाहर के देशों में काम दिलाने के नाम पर जो है उनसे पैसे खाता था और कई कंपनियों में जो है वो ये करता था कि कई कंपनियों के जो लोगों को है वो जो है वो कई अन्य देशों में भेजने के लिए उनसे जो है कई लाख रुपए और कई रुपए का जो है फर्जीवाड़ा किया करता था। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस और यूपीएसटीएफ ने जो यूपीएसटीएफ नोएडा यूनिट के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब देखने वाली बात होगी इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है। पहले भी आपको बताया कि पिछले 11 साल से वो इस जो है यहीं पर कविनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो रहकर जो है वो यह फर्जी दूतावेश चला रहा था। उससे 2011 में भी उसके पास से जो है पुलिस ने सैटेलाइट फोन भी बरामद किया जिसकी जो शिकायत भी जो FIR दर्ज हुई है वो कविनगर थाने में दर्ज है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या कुछ नोएडा यूनिट काम करती है। गाजियाबाद से मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। क्या आपने कभी सोचा है सोशल मीडिया की चकाचौंध में कब एक वीडियो आस्था की लकीरों को लांघ जाता है? क्या कंटेंट की दौड़ में श्रद्धा का अपमान अब आम होता जा रहा है? और क्या माफी ही काफी है जब आस्था आहत हो चुकी हो? आज हम बात कर रहे हैं पायल मलिक की। वही पायल जो यूट्यूबर अरमान मलिक की पहली पत्नी है और हाल ही में मां काली के गेटअप में वायरल होने के बाद विवादों में फंस गई। एक वीडियो, सिर पर मुकुट, गले में नींबू की माला, हाथ में त्रिशूल और शरीर पर काला रंग, ये वेशभूषा देखकर सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। धार्मिक संगठनों ने इसे सीधे सीधे देवी काली का अपमान बताया। शिवसेना, हिंद समेत कई संगठनों ने इस हरकत पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसके बाद हालात इस कदर बिगड़े कि पायल मलिक को खुद पटियाला के काली माता मंदिर जाकर हाथ जोड़कर सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। पायल ने कहा कि गलती हो गई है, अब कभी नहीं होगी, और यह भी साफ किया कि उन्होंने ये रूप अपनी बेटी तूबा के लिए लिया था जो मां काली की भक्त है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बेटी की भक्ति दिखाने के लिए देवी का अभिनय करना जरूरी था? इतना ही नहीं, अरमान मलिक खुद खरड़ के शिवसागर महाकाली मंदिर पहुंचे और अपनी पत्नी की तरफ से माफी मांगी, गुजारिश की कि इसे जानबूझकर की गई गलती ना समझा जाए। पायल का कहना है कि वीडियो तो उन्होंने 3 महीने पहले ही डिलीट कर दिया था जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन जब मामला तूल पकड़ा, जब धार्मिक भावनाएं उबाल पर आ गईं, अब सोशल मीडिया पर सवाल दागे गए कि शर्म नहीं है क्या फेम के लिए देवी का भी मजाक उड़ा रहे हैं, तब जाकर ये माफ़ी सार्वजनिक हुई है। अब पायल मलिक ने कहा है कि मैं सभी भक्तों से, सभी संगठनों से क्षमा मांगती हूँ, लेकिन सवाल यही है, क्या डिजिटल दुनिया में अब भावनाओं की कोई सीमा नहीं बची है? क्या सॉरी कह देना ही काफ़ी है? एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने काली माँ का जो लुक क्रिएट किया था, तो वो वीडियो जो है वो सही नहीं थी, उसी वजह से मुझे यहाँ और उसकी मैं माफ़ी मांगने आई थी। उसके लिए मैं माफ़ी मांगने आई थी। क्या हुआ क्या मतलब? मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरी बेटी जो है वो काली माँ की बहुत बड़ी भक्त है, सारा दिन वो काली माँ करती है, तो मैंने एक लुक क्रिएट किया था काली माँ का। आपने किया था? बेटी ने? जी मैंने किया। अच्छा जी। तो वो वीडियो जो थी उसी की माफ़ी मांगने आई थी कि मैंने गलत किया। क्या इन्होंने आपको पनिशमेंट दिया? इन्होंने मुझे पनिशमेंट दिया है कि मुझे 1 घंटे सेवा करनी है लंगर में। अच्छा। और 1 घंटे बर्तन क्लीन करना। आप क्या कहना है? जिंदगी सेवा कर सकते हैं थोड़ा पीछे। हाँ जी हाँ जी, पूरी जिंदगी सेवा कर सकते काली माँ की हम तो। अच्छा जी, मतलब आप तो दिल से तो नहीं थी आपकी, मतलब ऐसी ठेस पहुंचाने की थी कि भावना को? सर किसी की भी नहीं होती दिल से, तो कई बार ना अनजाने में ना गलतियां हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सोचिए आपकी आंखों के सामने एक खौफनाक साजिश चल रही हो, लेकिन आपको पता ही ना चले कि ये आपके अपने देश की मिट्टी में पल रहे हैं। एक ऐसा जाल जिसमें दुश्मन छुपा हो, आपके घर के इतने करीब कि आपकी सांसें ही थम जाए। गुजरात ATS ने एक बड़े और खतरनाक आतंकवादी नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो सीधे अलकायदा से जुड़ा हुआ है। ये कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक ऐसा झटका है जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख देगा।
4 युवा जिनकी उम्र 20 से 25 के बीच की है, जो कभी आमने सामने नहीं मिले लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आपस में जुड़े हुए थे, उन पर भारी भरकम आतंकी हमले की साजिश का आरोप है। ये आतंकवादी गुजरात, दिल्ली, नोएडा जैसे बड़े शहरों में सक्रिय थे। इनके निशाने पर देश के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण ठिकाने थे। उनकी हरकतों के पीछे छिपा था एक बड़ा मास्टरमाइंड। और सवाल यह है कि क्या वो सीमा पार से निर्देश ले रहे थे? इस जाल को पकड़ने के लिए एटीएस ने दिन रात मेहनत की और डीआईजी सुनील जोशी की अगुवाई में इस योजना को बेनकाब किया गया। AQIS यानी कि अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की स्थापना खुद अल कायदा के पूर्व मुखिया ऐमान अल जवाहिरी ने की थी, जिसका मकसद भारत में आतंक फैलाना है। ये चारों गिरफ्तारी उसी योजना का हिस्सा है जो देश को एक बड़े खतरे में डाल सकती थी। फिलहाल पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में एटीएस इस पूरे मामले का राज खोलेगी। ये मामला हमें याद दिलाता है कि हमारे सुरक्षा एजेंसीज कितनी सतर्क और समर्पित हैं, लेकिन साथ ही ये खतरे की घंटी भी बजाता है कि हम चौकन्ने रहें, क्योंकि आतंकवाद किसी भी वक्त किसी भी जगह हमें निशाना बना सकता है। इस कहानी का अगला भाग जो एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगा वो और भी राज खोलने वाला है। तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये साजिश अभी खत्म नहीं हुई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात मैं भी रिपोर्टर्स की करते हैं। तो मैं भी रिपोर्टर में हमने कल आपसे पूछा था, क्या सीबीएसई ने जो क्लासरूम कॉरिडोर या गेट एंट्री एग्जिट पर कैमरा लगाने के निर्देश दिए वो सही है या नहीं? तो हमारे पास देश के कोने कोने से कई वीडियोस आए। कुछ वीडियोस वाकई में काफ़ी अच्छे थे, आप लोगों ने अपनी राय दी, लेकिन उनमें से एक राजस्थान के जोधपुर से शख्स हैं जिनको हम कहेंगे मैं भी रिपोर्टर। उन्होंने अपनी बात रखी है, जो हमारी टीम और हमने मिलकर उनको मौका दिया है खबर दिन भर में अपनी बात रखने का। तो देखिए ज़रा सबसे पहले वो वीडियो। जो ये रूल है, कमरे में कैमरे लगाना, लॉबी में कैमरे लगाना, ये उनका जो बिल्कुल जो प्रावधान है सही है। सीबीएसई के कैमरे, सीबीएसई स्कूलों में सब जगह कैमरे लगने चाहिए। मैं जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे छोटे से छोटे स्कूल में कैमरे लगे हुए हैं। इससे बच्चों और शिक्षक दोनों पे नज़र रहती है। बच्चे पढ़ने में या किसी भी प्रकार की और बदमाशी करें या पढ़ाई करने में आलस बरते तो उनके ऊपर पूरी नज़र रहती है। टीचर जो कि मोबाइल का यूज पूरी क्लास में करते हैं, बच्चों पे कम ध्यान देते हैं, तो उस टीचर के ऊपर भी पूरी तरह से प्रिंसिपल की नज़र रहेगी, व्यवस्थापक की नज़र रहेगी। इसलिए सीबीएसई ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। हर क्लास में, हर लॉबी में, एंट्रेंस पे, एग्ज़िट पे, यहाँ तक कि बच्चों की हर मूवमेंट पे नज़र रखना हमारा दायित्व और हमारा कर्तव्य है। आज की तारीख में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। स्कूल में सुरक्षित नहीं, ट्यूशन में सुरक्षित नहीं, ऑटो में सुरक्षित नहीं, बस में सुरक्षित नहीं, घर में सुरक्षित नहीं। इसलिए बच्चों की सुरक्षा हम जितनी चाहे करें उतना ही कम है। सीबीएसई का ये जो बोर्ड है, जो सीबीएसई का जो ये फैसला है कैमरा लगाने का, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और ये ज़रूर हर क्लास में, हर लॉबी में ये लगना चाहिए। इससे बच्चे सेफ़ रहेंगे, हर टीचर पे नज़र रहेगी, किसी भी तरह की कोई गलत काम नहीं होगा। इसको ज़रूर आप लगाएं। मैं इसका समर्थन करता हूँ और ये लगना चाहिए। तो चलिए आज का हमारा जो सवाल है वो भी आपको बता देते हैं। वहीं आज का हमारा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको मर्ज करने का जो फैसला लिया गया है वो सही है या फिर नहीं, जरा आपको हम बता रहे हैं। आज का हमारा सवाल है, प्राथमिक स्कूलों का विलय सही है या फिर नहीं? आपको क्या लगता है हमें जरूर बताएं, अपनी वीडियो बनाएं और हमें भेजें 6358128421 पर। यह नंबर है, इस पर व्हाट्सएप आप जरूर कीजिए। अपनी वीडियो आप हमें भेज सकते हैं और उन वीडियोस में से जो हमारी टीम सेलेक्ट करेगी उसको भी मौका मिलेगा कल की तारीख में आप इसी वक्त आपकी वीडियोस भी प्ले हो सकती है, यानी कि आप भी बन सकते हैं रिपोर्टर। मैं भी रिपोर्टर के जरिए आप इस सवाल का जरूर जवाब दीजिए। 6358128421 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर जरूर आप हमें अपनी वीडियो भेजिए या फिर सोशल मीडिया पर भी आप हमें टैग कर सकते हैं।
चलिए अब जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। आज की बात पते की है, दरअसल धीरे चल रहा हूं क्योंकि मजबूती से चल रहा हूं। लोग वक्त से पहले निकल गए, मंजिल से पहले थक गए, तो भले ही धीरे चलिए लेकिन सही चलिए, क्योंकि धीरे चलते चलते भी मंजिल एक न एक दिन जरूर मिल जाती है। तेज चलते हैं तो थक जाते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इस बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।